नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ, नए टॉपिक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एम्पावरिंग यूर फ्यूचर। वित्तीय साक्षरता या फिर आर्थिक साक्षरता अपना भविष्य कैसे सुधार सकती है। वैसे तो हर कोई, हर इंसान अपने आप में थोड़ा बहुत आर्थिक साक्षर तो होता ही है, मगर जाने अनजाने में कुछ चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो देखते हैं कि सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। फिर भी आप अपनी तरीके से अलग से नॉलेज ले सकते हैं। जो भी मुझे सही लगे पॉइंट्स, जो भी मुझे एसेंशियल लगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल डेस्टिनी, कि अपना आर्थिक जो भविष्य है वो अपने हाथ में कैसे, किस तरीके से है। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम शुरुआत से करें। जब हमको समझ में आया कि हमको आर्थिक रूप से आज़ादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और आर्थिक साक्षरता के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या होता है आर्थिक साक्षर होना। जैसे हम पढ़ लिख पाते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, तो हम साक्षर कहलाते हैं, साक्षर है। वैसे ही इकोनॉमिक्स के बारे में या फिर पैसों के बारे में, पैसा कहाँ निवेश करें, पैसा कैसे बचाए, इसके बारे में अगर हम और अच्छी तरीके से जान लेंगे तो उसे आर्थिक साक्षरता कहा जाता है। तो आर्थिक साक्षरता के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं और उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये चार आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो पहला है बजटिंग, ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। मतलब अपना जो बजट है वो हमेशा इनकम अपना कितना है और एक्सपेंस कितना है वो ट्रैक करते रहना चाहिए। सेकंड वाला है इमरजेंसी फंड 3 to 6 मंथ एक्सपेंसेस। मतलब कभी कोई ऐसा होता है कि अपने को थोड़ा अड़चन आ जाती है, कुछ लोगों का बिजनेस रहता है, उसमें कुछ घाटा हो जाता है, कभी किसी चीज़ की वजह से अगर हमारे पास पैसा आना बंद हुआ 2-3 महीने के लिए, तो हमारे पास एक 3 से 6 महीने तक का एक्सपेंस का पैसा होना चाहिए। कोरोना के, कोविड के टाइम में सबने ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फेस किया है। डिबेट मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट जो है, रिड्यूस हाई इंटरेस्ट लोन। मतलब जो भी ब्याज तो हर लोन तो हर किसी को लेना पड़ता है, उसके ऊपर ब्याज देना ही पड़ता है, मगर जो ब्याज का जो रेट है, रेशो है, वो बहुत ज़्यादा हो ऐसा ब्याज लेना नहीं चाहिए। और चौथी बात जो है, इन्वेस्ट रेगुलरली यूजिंग एसआईपी और एसेट्स। रेगुलरली हम एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो थोड़ा 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 हमारा पैसा जमा होता जाएगा। टेक अ कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल डेस्टिनी एंड बिल्ड लास्टिंग वेल्थ थ्रू स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने फाइनेंशियल भविष्य पर कंट्रोल करें और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के साथ लंबे समय तक चलने वाली जमा पूंजी बनाना आप सीख सकते हैं। कैसे, आगे चलिए देखते हैं। फाउंडेशन मतलब किसी भी चीज का है ना, एक बेस होता है। बेस क्या है, हमें क्यों जानना जरूरी है, ये हम देखेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर्स इन इंडिया। अपने भारत देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। वैसे तो सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है, मगर अपने देश में बहुत ज़्यादा है। ये मैं नहीं कहता कि जो रेगुलेटरी है, अथॉरिटीज़ है, जो वित्तीय संस्था है,
उन्होंने जो सर्वे किया है उन्होंने ही ये बताया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इंडिया में देखो, इंडियन अडल्ट्स विथ बेसिक एजुकेशनल नॉलेज कितना है? 27%। मतलब भारत में 27% लोगों को ही फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ है, ऐसा वित्तीय संस्था कहती है। तो 73% लोग ऐसे हैं कि जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। उनको अच्छे से जानने की ज़रूरत है कि पैसे का आवागमन कैसा होता है, पैसा कहाँ निवेश करे, पैसा कैसे बचाए, पैसा कैसा खर्च करे। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अंडरस्टैंडिंग मनी मैनेजमेंट हेल्प्स यू अवॉइड कॉस्टली डिबेट ट्रैप, build substantial wealth and secure your family future. Financial literacy empowers you to make informed decisions about rupees saving, investment and daily expenses. मनी मैनेजमेंट को समझने से आपको महंगे कर्जे है उसके जाल में बचने से उसके जाल में, उसके चुंगल में फंसने से आप बच सकते हैं और एक टिकाऊ आप अपना कॉर्पस जो है, अपना पैसा है वो बना सकते हैं। सेविंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अपना डेली एक्सपेंस कैसे मैनेज करें, ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं और फाइनेंशियली एजुकेशन लेते हैं। किसी भी चीज़ का एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर एजुकेशन ना हो, आपके पास पैसा है मगर वो कहाँ निवेश करें, वो पैसा कैसे बचाए, स्मार्ट तरीके से पैसे का कैसा यूज करे, अगर आपको पता नहीं है तो आपके पास जो पैसा है वो खर्च होने में देर नहीं लगेगी। तो मास्टर यूर मनी, अपने पैसे पे महारत कैसे हासिल करें, जो अपने पास पैसा है उसी से पैसा कैसे बनाना सीख जाए। योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस विथ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ एवरी रुपीज यू अर्न एंड स्पेंड। नोट कर लीजिए ये लाइन को। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी वहीं से शुरू होती है जब आप अपनी एक एक पाई, अपना एक एक रुपया कैसे कमाया जाता है और कैसा खर्च करना चाहिए ये अच्छी तरीके से जान लेंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप यही है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के पहली के क्लास में है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में है। एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है? बजटिंग, द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। अपनी खुद की हेल्थ होती है वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ है, ऐसा समझ लीजिए। तो बजटिंग बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़, नॉर्मल लोग कहते हुए हमें दिखाई देता है या हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, नहीं यार मेरा उतना बजट नहीं है। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा उतना बजट नहीं है? कोई, किसी को समझो लैपटॉप खरीदना है, किसी को मोबाइल खरीदना है, किसी को और कोई चीज़ खरीदनी है, अगर उसे लेना है 20,000 तक का और सामने वाले शॉपकीपर ने समझो बता दिया उसको 25 या 30,000 का, तो वो तुरंत बोल देगा नहीं भैया इतना बजट नहीं है हमारा, थोड़ा रीजनेबल कॉस्ट में दिखाइए। तो उसने पहले से ही तय कर रखा है कि इस चीज़ के लिए कितना बजट होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, कितना स्पेंड कर सकता हूँ। तो बजट मतलब ऐसा कोई ये अपना जो नेशनल बजट रहता है उसकी तरह से ऐसा कुछ ये नहीं है। बस अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये प्री डिफाइन करना, ये पहले से तय करना, बस यही बजटिंग है।
तो अपना बजटिंग अच्छी तरीके से चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ट्रैक एवरीथिंग, मॉनिटर इनकम एंड एक्सपेंस मंथली इन रुपीज यूजिंग एप्स और स्प्रेडशीट, जो भी आपको सही लगे। आपको अपना इनकम और एक्सपेंस का लेखा जोखा रखना चाहिए। अकाउंटिंग, शॉर्ट में कहे ना, अकाउंटिंग रखना चाहिए उसका। मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, मगर आप थोड़ा बहुत भी लिखेंगे ना, थोड़ा बहुत भी आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे उसकी आदत लग जाएगी, आइडिया आ जाएगा कैसा करना है। प्रायोरिटाइज एसेंशियल्स, अपनी आवश्यकताएं जो है उनको प्राथमिकता दे, ना कि अपनी ख्वाहिशों को। मुझे ये अच्छा लगता है, ये मैं लेना चाहता हूँ, ये परचेस करना चाहता हूँ, वो बाद में। जो अपनी प्रायोरिटीज है, फूड्स, हाउसिंग, यूटिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सबको अच्छी तरीके से प्रायोरिटी दीजिए। अगर इस पे अच्छी तरीके से प्रायोरिटी देके जितना जरूरी है उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे आप, तो आपके ख्वाहिशों की चीजें लेने के लिए पैसा उस टाइम तो होगा, मगर यही चीजों के लिए बाद में पैसा आपको लग सकता है। एलोकेट सेविंग, एटलीस्ट आपको आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 20 to 25% इनकम ऑटोमेटिकली सेविंग में डाल देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो बात अलग से है, सेविंग करना चाहिए, अपने पास पैसा बचा के रखना चाहिए। सिंपल भाषा में अपने पास पैसा उतना बचा के रखना चाहिए। रिव्यू रेगुलरली, अपना जो भी बजट है उसका रेगुलरली रिव्यू करती जाइए ताकि उसका बेहतर रिजल्ट मिले आपको। और सेफ्टी नेट, अभी सेफ्टी क्या है इसमें, सेफ्टी क्या होना चाहिए? सेविंग स्मार्टली बिल्ड यूर फाइनेंशियल कुशन। अगर आप स्मार्टली सेविंग करते हैं, हम एक दूसरे को कभी भी कहते हैं, देखो लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि जो महंगाई है उसको बीट करने वाली हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्या बीट करना मतलब, उसको क्या, ये क्या करना है? जो महंगाई का जो दर है उसका जो रेशियो है, महंगाई का जो रेशियो है उससे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले ब्याज का, रिटर्न का रेशियो होना चाहिए, तो ही हम उस महंगाई के साथ फाइट कर पाएंगे। मतलब हमारी जो वेल्थ है, हमारा जो पैसा है, तभी तो फाइट कर पाएगा। महंगाई बढ़ रही है 7-8% से, अपना जो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उस पे मिल रहा है 5-6%, तो कुछ फायदा नहीं है उसमें। इमरजेंसी फंड, वो पहले हमने डिस्कस किया था, चलो यहाँ से फिर से आ गया। मेंटेन 3 to 6 month एक्सपेंस, मतलब 3 से 6 महीने का अपने पास पैसा होना चाहिए हमेशा। कंट्रोल स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्स परचेसिंग यूजिंग रुपीज कैश इनवलप्स और डिजिटल वॉलेट्स लिमिट टू स्टे डिसिप्लिन। ये नॉर्मल चीज है, सब लोग करते हैं और ये करना भी चाहिए। जो मन में आए वो खरीदना, कभी भी खरीदना, अपने पास उसका बजट है कि नहीं। पैसा अलग चीज है, बजट अलग चीज है। पैसा अपने पास है मगर वो उसके लिए रखा हुआ है कि नहीं। आपके पास 25,000 है, मगर वो 25,000 मोबाइल लेने के लिए नहीं है, वो 25,000 आपने किसी और चीज के लिए रखे हैं। भले उसमें से 5-10 हज़ार रुपए फ्री के हो जो कि आप खर्च कर पा सकते हो, ऐसा हो, मगर 15,000 तो है जो कि बच्चों की फीस के लिए है। कभी हेल्थ का कोई इश्यू आए तो हॉस्पिटल में लगने वाले खर्चों के लिए रखा हुआ है, तो उसको आप मोबाइल खरीदने में नहीं लगा सकते। बस ये नॉर्मल चीज है। जो भी हम डिजिटल वॉलेट्स या फिर कोई भी ऐप वगैरह से यूज करते हैं, उसको लिमिट
डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक है गवर्नमेंट स्कीम है जो कि अपना फाइनेंशियल कुशन और मजबूत बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ है, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि बैंक पोस्ट ऑफिस में चालू रहता है, हमेशा आप कभी भी बैंक में पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो इस स्कीम के बारे में हमेशा पूछ लेना, जानकारी पाने में क्या जाता है। जब आपको जानकारी मिलेगी तभी तो आपका मन करेगा कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं इसमें सेविंग थोड़ा थोड़ा करते जाता हूँ। अभी लड़कियों के लिए 10 साल के अंदर अगर कोई लड़के है तो सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। ग्रोथ स्ट्रेटजी, अपने आप को अपने साथ अपने पैसे के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। ग्रो योर रुपीज वेल्थ एक्सपोनेंशियली। इन्वेस्टमेंट करना अपना पैसा बढ़ाने के लिए सबसे आसान और कारगर तरीका है। इन्वेस्ट करते रहिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट हमेशा करते रहिए। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ना करें, चलेगा। किसी किसी को कैसा रहता है, अरे यार 20-25 साल तक का इन्वेस्टमेंट है, वो कौन वो पैसा लेगा और कौन खर्च करेगा। अभी आज पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, अभी वो पैसा इन्वेस्ट करे, उसको कब खर्च करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर लगता है 15-20 साल ज़्यादा है, आप 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट होता है, कोई कोई ऐसा इंश्योरेंस भी पॉलिसी है जिसमें इंश्योरेंस भी मिलता है, आपका पैसा ही वापस मिलता है। बैंक्स में एफडी है, म्यूचुअल फंड है, उसमें एसआईपी करती जाइए। तो आगे वही है 3-4 जो टाइप बताए। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, मतलब ये स्टॉक के रिगार्डिंग है। स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड गोल्ड टू मिनिमम रिस्क। ये जो 3-4 बताए ना, मिनिमम रिस्क वाले हैं क्राइटेरिया। म्यूचुअल फंड में पैसा डालना थोड़ा थोड़ा, स्टॉक्स, अच्छे कंपनियों की जो स्टॉक्स है वो स्टॉक हम परचेस करके रख सकते हैं, उसको कोई लिमिट नहीं रहता, कितना भी दिन होल्ड करो। फिक्स डिपॉजिट है जो बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, उसमें हम अगर फिक्स डिपॉजिट रखेंगे तो अपने को रिटर्न उसका फिक्स डेट को मिलने वाला है। तो अपने को कभी फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो ये चीज़ काम आ सकती है। गोल्ड है, गोल्ड में हम कर सकते हैं। स्टार्ट अर्ली, ये बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट अर्ली। अंडरस्टैंडिंग रिस्क, वेरियस रिटर्न एंड लेवरेज, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द टाइम। रिस्क मैनेज करके अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट ले सके तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पैसा कैसे ग्रो हो रहा है। यूज एसआईपीज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें डिसिप्लिन के साथ। ऑटोमेटिक मंथली इन्वेस्टमेंट करते जाएं। कोई एसआईपी का प्लान ले, उसमें 1,000-2,000, जिसकी ज़्यादा हैसियत है वो उसमें 5,000 भी डाल सकता है। तो अगर हर महीना डालने की आदत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा उसमें चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। स्टे विजिलेंट, बिहेवियर ऑफ स्कैम, प्रॉमिसिंग अनरियलिस्टिक क्विक रुपीज रिटर्न, वेरीफाई ऑल अपॉर्चुनिटीज। हमें
जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसके साथ सतर्क रहना जरूरी है। अब ये चीज है, अपना सबका जो ध्यान इस पे रहता है हमेशा, मेरा सिबिल स्कोर कितना है, क्या है। क्रेडिट एंड डेबिट यूज वाइजली, अवॉइड पिटफॉल्स। ये इसलिए है, बहुत लोग क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज करना बुरी बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड का अगर समझ के अच्छी तरीके से यूज कर पाए तो क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा मदद करता है। स्मार्ट क्रेडिट यूजेस, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स कैन हेल्पफुल फाइनेंशियल टूल्स, but they carry interest cost in rupees that can accumulate quickly if not managed properly. क्रेडिट कार्ड का यूज अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो आपको उससे हेल्प हो सकता है, मगर उसको इंटरेस्ट भी रहता है। पे इन फुल्स, हमेशा क्या करें, जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं ना उसका आप फुल पेमेंट करने का आदत रख दीजिए। जितना ज़्यादा ईएमआई के चक्कर में फंसेंगे उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। कुछ अगर ईएमआई टाइम पे नहीं पे होता है तो आपके सिविल पे इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ें हैं जो आप कहीं पे भी, मतलब गूगल में सर्च करें, कहीं पे भी करें, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में आपको मिलती जाएंगी। बोरो रिस्पॉन्सिबली, आप जब भी किसी से उधार लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, वो एक जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए कि चलो मुझे ज़रूरत है, मैंने ले लिया, उसको रिटर्न भी करना है भाई। ज़रूरत है दोस्तों से ले लिया, ज़रूरत है बैंक से ले लिया, मगर उसका रिटर्न कैसा करेंगे, उसकी किस्त कैसी पूरे करेंगे, उसका प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग आप लोन ना ही लें। कभी भी किसी के पास से ही पैसा लेने से पहले उसका पैसा रिटर्न कैसा किया जाए, ये ख्याल मन में लाना जरूरी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हमेशा ध्यान रखना। नहीं अभी ज़रूरत है, लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, कभी भी नहीं करना है। हमेशा सोचना है कि कैसे रिटर्न कर पाऊंगा मैं। मॉनिटर क्रेडिट स्कोर रेगुलरली, साल में एक बार तो फ्री ही रहता है, फिर भी आप देखना चाहते हो 2-3 बार, 4-5 बार देख सकते हो। सिबिल स्कोर अपना जो भी है वो अच्छी तरीके से आपको चेक करना है। डिजिटल ईरा, डिजिटल फाइनेंस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये तो सब लोग जानते हैं, नॉर्मल चीज़ है। सीमलेस ट्रांजेक्शन आजकल, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स वगैरह, इन सब में ट्रांजेक्शन्स, पैसे का आवागमन, आदान प्रदान बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर्ड हो चुका है। मगर ये करते टाइम आपको हमेशा याद रखना है जो नीचे वाला पॉइंट है, प्रोटेक्ट यूर डाटा। अपना डाटा प्रोटेक्ट करे, पासवर्ड हमेशा यूनिक रखे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखे। आपके कोई भी ऐप हो, कुछ भी हो, अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, कहीं ऑनलाइन वो स्टोर भी ना करें। मैं तो इतना कह सकता हूँ या फिर कहना चाहता हूँ आपको कि अपना जो बैंक अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन है, जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ऑनलाइन स्प्रेड ही मत कीजिए, ऑनलाइन कहीं स्टोर ही मत कीजिए। अपने पास घर में डायरी में लिख के रखिए अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड जो भी है।
जो भी है डायरी अपनी अपने अपने लॉकर में, अपने घर में, अपने कबर्ड में रहेगी। कभी भूल ही जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे, मगर कहीं ऑनलाइन सेव मत करना, कहीं पॉकेट में लिख के मत रखना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी सेफ्टी तो है आगे चल के, आरबीआई है, सेबी है, ये दोनों वित्तीय संस्था हमेशा से ही वॉच रखते आई हैं। मगर हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे उसको ये करें, मैनेज करें। सिक्योरिटी टिप्स: ऑलवेज वेरीफाई पेमेंट्स रिक्वेस्ट एंड अवॉइड phishing scam. Legitimate organizations never ask for sensitive information via calls or email. हमेशा स्कैम से, धोखाधड़ी से बचते रहिए। जो भी भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशंस है, वित्तीय संस्था है, जो भी इंस्टीट्यूट है भरोसेमंद है, वो कभी भी आपको फोन या कॉल करके कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगी, जो कि नहीं बताना चाहिए। ऐसा इंफॉर्मेशन कभी भी पूछती नहीं है। एक नॉर्मल सिंपल सक्सेस स्टोरी है, वो देख लेते हैं। रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिबेट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसा आदमी है जिसकी छोटी सी स्टोरी है, भले ही बना बनाई स्टोरी है समझ लीजिए, मगर एक स्टोरी है कि उसने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया, जो कि कर्जे में था। मीट रमेश फ्रॉम पुणे क्या कहता है: फाइनेंशियल लिटरेसी चेंज माय लाइफ कंप्लीटली। आई वेंट फ्रॉम ड्राइंग टू डिबेट टू बिल्डिंग वेल्थ फॉर माय चिल्ड्रंस फ्यूचर्स। मैं कर्जे में डूब चुका था, अब मैं अपने बच्चों के लिए पैसा बना रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे किया उसने? 2021 स्टार्टिंग पॉइंट था, स्ट्रगलिंग, 2 लाख डिबेट, नो सेविंग, लिविंग पे चेक टू पे चेक। कुछ भी नहीं था, 2 लाख रुपए का कर्जा था, सेविंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। सैलरी आई, खत्म हो गई, अगली सैलरी का इंतजार। उसके अगले साल टर्न अराउंड हो गया। 2021 में उसने अच्छी आदतें लगा ली। क्लियर्ड ऑल डेबिट्स इन 18 मंथ्स थ्रू स्ट्रिक्ट बजटिंग एंड डिसिप्लिन स्पेंडिंग। ये बहुत जरूरी है। टर्न अराउंड कैसा होना है? 18 मंथ में उसने पूरा कर्जा उतार दिया। किस वजह से? बजटिंग किया, अपने पास कितना होना चाहिए, कितना रखना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ किया जो भी किया। बिल्डिंग अ वेल्थ 2023 started SIP in diversified mutual funds, automated saving every month. म्यूचुअल फंड या फिर और कोई तरीके हैं जिसमें उसने SIP शुरू कर दी, और 2024 वो सक्सीड हो गया। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस उसके पास है, और वो बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। बस 4 साल की स्टोरी है, अपने को 6 साल लग जाए ऐसा समझ लेना। उसको 4 साल लगे, अपने को 6 लगेंगे। मगर अगर प्लानिंग किया, ऐसा नहीं है कि आप अभी कर्जे में हैं और आपको बाहर निकलना है। जरूरी नहीं है कि अब आप कर्जे में रहना चाहिए या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और ये जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है: टेक चार्ज ऑफ यूर रुपीज फाइनेंस टुडे। आज ही क्या करें? आपके फाइनेंस का आप चार्ज लें। आपका फाइनेंस किस तरीके से डेवलप करना है, उस चीज का आप चार्ज लें। स्टार्ट नाउ, बिगिन बजटिंग एंड सेविंग इमीडिएटली। स्मॉल टिप्स, छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा काम कर जाती है। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए कुछ ना कुछ। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, राइट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी इसी को ही कहते हैं। पैसे को
किस तरह से पाना है, किस तरह से उसका स्पेंड करना है, खर्चा करना है, इस सब चीज के बारे में जानना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। बाकी कुछ उसमें ये रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं। पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, मैनेज कैसे करना है, सिंपल भाषा में अपना पैसा कैसे मैनेज करे और वो सही तरीके से कैसे मैनेज करे। इसके लिए आपको खुद को भी सोचना है, कहीं से एजुकेशन भी लेना है, कहीं से किसी से पूछना है कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। बिल्ड हैबिट्स, empower your future with smart money habits and informed financial decisions। अभी से आप छोटी छोटी अच्छी आदत डालते जाइए। अगर अच्छी छोटी छोटी आदत आप डालते जाएंगे तो एक दिन आपको फाइनेंशियली फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता, कभी भी। आदत से आदमी मजबूर होता है, आदत अच्छी, आदमी का फ्यूचर अच्छा। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। वित्तीय साक्षरता ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। आप वित्तीय साक्षर हो जाए, ऑटोमेटिकली उसका पालन करने लगोगे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाना शुरू कर दोगे। ये बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए शॉर्ट में एक चीज मैं बताता हूँ, जो कि मैंने प्लान किया था कि थोड़ा डायग्राम वगैरह निकाल के सब अच्छी तरीके से वो कर दूंगा, मगर वो नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नॉर्मली आपके पास जितना भी पैसा हर महीना आता है, एक मंथली के हिसाब से लेते हैं, ना कि एनुअली। मंथली आपके पास जो भी पैसा आता है, जो भी आपकी इनकम है, उसके 4 पार्ट करना है सिंपली। समझो आपके पास 1 लाख रुपया आता है, 70-80 हजार आपका ये है सैलरी है, या फिर आप जो भी बिजनेस करते हैं वहां से आता है, और 20-1 हजार जो भी कुछ और है आपका अदर बिजनेस का सोर्स है, अदर इनकम सोर्स है। 1 लाख रुपए आता है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 4 में भी थोड़ी सी एक हल्की सी मार्जिन रख दीजिए उसमें। तो उसमें 20-25% का पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख दीजिए। 20 या 25% लोन रिपेमेंट के लिए रख दीजिए। 20 या 25% अपना कंजम्पशन, अपनी ज़रूरत है उसके लिए रख दीजिए। और 20 या 25% सेविंग, और अपने को जो चाहिए, जो ख्वाहिश है, उसके लिए रख दीजिए। सिंपल 4 पार्ट करने हैं। पहला 20 या 25% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा 20 या 25% लोन रिपेमेंट। कोई ना कोई छोटा मोटा लोन लेता ही है आदमी, जो उसका अगर कोई बड़ा काम है, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने घर लिया, किसी ने प्रॉपर्टी लिया, तो छोटा मोटा लोन तो होता ही है। वो लोन रिपेमेंट करने के लिए 20-25% रख दीजिए। 20-25% ज़रूरत के लिए रख दीजिए। नीड्स, अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपना जो हर महीने का खर्चा है, अपना राशन है, किराया है, कुछ भी है, जो भी अपनी ज़रूरत है उसके लिए। और 20 या 25% सेविंग करके रख दीजिए। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, उसके लिए खर्च करने के लिए रख दीजिए। ज़रूरत और ख्वाहिश, इसमें एक हल्की सी पतली सी लकीर है। अगर वो पार हो जाए, ख्वाहिशों को ज़रूरतों में बदलते कभी देर नहीं लगेगी। हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर हमेशा पढ़ाते थे, एक कंसेप्ट था, वो बताते थे,
कोई भी ख्वाहिश जिसे हम आर्थिक और मानसिक रूप से पुष्टि करते हैं या फिर मदद देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको ज़रूरत में बदलने में देर नहीं लगती। उसे ज़रूरत कहा जाता है। आपकी कोई भी ख्वाहिश हो और उसे पूरा करने के लिए आपकी मानसिक इच्छा हो, आपकी मानसिक तैयारी हो और पैसा भी हो वो पूरा करने के लिए, तो वो ख्वाहिश ज़रूरत में बदल जाएगी। समझो आपको फ़ोन लेना है, अच्छा सा बड़ा वाला फ़ोन लेना है, आईफ़ोन वगैरह लेना है, 50-60 हज़ार का, 70-80 हज़ार का। ये क्या है? ख्वाहिश है। वो फ़ोन लेने के लिए आपके पास पैसा है, एक कंडीशन फुलफ़िल हो गई, और वो फ़ोन खरीदने की आपकी मानसिक तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो उस वक़्त वो फ़ोन खरीदना आपकी ख्वाहिश नहीं, ज़रूरत बन जाएगा। इसीलिए हमेशा से याद रखना है कि अपनी ख्वाहिश को ज़रूरत में बदलने नहीं देना है, या फिर अपनी ख्वाहिश को ज़रूरत में तभी बदलने देना है जब अपनी हैसियत हो। अपनी हैसियत ही तय करेगी अपनी ख्वाहिश कौन-सी है और ज़रूरत कौन-सी है। तो आप हमेशा से ही फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानने की कोशिश करते रहिएगा। ये शुरुआती दौर की वीडियो है, आगे चल के ऐसे बहुत सारे वीडियो जो कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मैं बताने जाऊंगा, और फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, अपना पैसा कैसे बचाना है, अपना पैसा कैसे खर्च करना है, इसके बारे में जितनी मुझको जानकारी मिले, जितना मैं जहाँ-जहाँ से सीख रहा हूँ, जहाँ-जहाँ से मुझे ज्ञान मिल रहा है, मैं आपके साथ 100% शेयर करते जाऊँगा। तो आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको कोई ना कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा से ही मिलता जाएगा। तो आज के लिए ये वीडियो में यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ये नया जो साल है 2026, इसको अपने खुद के लिए बेहतर बनाने के लिए यूज कीजिए। आप आज के ही दिन, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप आज के ही दिन मेरा वीडियो देखने के बाद अपने मन में एक प्रतिज्ञा लीजिए, एक प्रण कीजिए। आपको क्या प्रण करना है कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूँ? बस ये पूछ लीजिए अपने आप से, आपको जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब मिलने के बाद उस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक सिंपल चीज़ है, किसको नहीं पता कि सुबह उठे, टहलने के लिए जाए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, जॉगिंग के लिए जाए, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, तो क्या होगा? अपना सेहत अच्छा होगा, हम फिट रह सकते हैं। सबको पता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये सिंपल बात पता नहीं है कि सुबह-सुबह उठ के अपना मॉर्निंग वॉक वगैरह कंप्लीट करके, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद
अगर हम अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे विचारों के साथ करते हैं तो वो अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अपना मानसिक संतुलन रहेगा, अपना हेल्थ भी उससे बहुत अच्छा रहेगा। सबको पता है, पता होने से कुछ नहीं होता, वो करना पड़ता है। जिसने करना चालू किया वो जीत गया, और जिसको पता है और नहीं किया वो कुछ करे बिना ही हार गया। अगर आपको पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है फाइनेंशियल प्लानिंग, बहुत बढ़िया। आप आपको ये सब अगर पता है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस पे अमल करते हैं तो आप 100%, जो लास्ट लाइन जो लिखी है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ये लिटरेसी को छोड़ दीजिए, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो ही जाएंगे। मगर आपको पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, कोई भी चीज मालूम होने से उसको एग्जीक्यूशन में जब तक नहीं बदला जाता, उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। पता होने से कुछ नहीं होता, पता होने के बाद उस राह पे चलना पड़ता है, तभी मंजिल मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ आपने जो जो प्रण किया है, या फिर जो भी प्रण करने वाले हैं, जो प्रतिज्ञा करने वाले हैं, जो आपके नए साल की रिजोल्यूशन है, जो भी आपके संकल्प है, वो सारे संकल्प इस साल के अंत तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको एक अच्छी और बेहतर लाइफ मिल जाए। इसी के साथ यहाँ पे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।